तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेस लेक्चर और आज हम लोग पढ़ेंगे सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। आज तक अभी तक हम अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में भी और शुरुआत से हमने ये जो चैप्टर किया है उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखी है दैट व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स या हाउ वर ब्रिटिशर्स harmful for us or what was the colonial rule or colonial period or what was the effect of colonial rule in our country. We had studied the effect of colonial rule on agriculture, infrastructure, demographic, social, occupational, industrial sector, etc. But आज हम इस अपने लीक से हटके या इसे अपनी चीज से हटके आज हम करेंगे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। मतलब आज हम इनकी बुराई ना करते हुए थोड़ी सी भलाई करेंगे, थोड़ी सी तारीफ करेंगे कि हम ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल रूल में क्या ऐसे पॉजिटिव रिफॉर्म्स किए थे जिसका बेनिफिट हम आज भी उठा रहे हैं। तो चलो बच्चों, आज अपने थोड़ी सी लीक को डिफरेंट करते हुए करते हैं। इंडिया, हम हमेशा कहते थे ना इनकी कंडीशन बहुत बेकार थी। आज हम क्या करेंगे, हाउ वॉज ब्रिटिशर्स हेल्पफुल फॉर अस अ लिटिल बिट, थोड़े से अच्छे कैसे थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ, बिफोर गोइंग टू अवर एग्जैक्ट टॉपिक्स और एग्जैक्ट लाइन, मुझे आप बताओ कि ब्रिटिशर्स कैसे हेल्पफुल थे। एक आधा कोई रिफॉर्म बताओ, चाहे जर्नली बताओ। शाबाश, रेलवेज तो इन्होंने की थी, वो तो है ही। और भी आज हम बहुत सारे रिफॉर्म्स देखेंगे ब्रिटिशर्स के ऊपर। मैं नोट्स की लाइंस पे जाने से पहले कुछ जर्नल बात बताती हूँ। सबसे बिगेस्ट जर्नल सा रिफॉर्म जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया है, अगर हम मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, डेमोग्राफिक रिफॉर्म्स, ये तो मैं आपको बताऊंगी। जो अगर जर्नल क्राइटेरिया की बात करें तो जिन्होंने हमें रिफॉर्म दिया वो है हमारे कल्चर को। जो वेस्टर्न कल्चर नाम आया ना, वेस्टर्न कल्चर, वो वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस ही ब्रिटिशर्स ने किया था, वरना हमारी इंडिया वॉज फॉलोड या वॉज फॉलोइंग द ट्रेडिशनल कल्चर। आपको पता है पुराने जमाने में मेंस की क्या ड्रेस हुआ करती थी? डू यू नो व्हाट वाज दैट? धोती, है ना, धोती और कुर्ता। वो हमारे, वो मेंस की ड्रेस होती थी। एंशियंट तो नहीं कह सकते, पुराने टाइम में, बिफोर कॉलोनियल पीरियड या बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन अवर कंट्री। ब्रिटिशर्स के आने से पहले कल जो उनकी ड्रेस हुआ करती थी वो ड्रेस होती थी धोती कुर्ता। फिर ब्रिटिशर्स ने आके मेंस के लिए क्या रिफॉर्म किया? ब्रिटिशर्स ने आके मेंस के लिए पैंट शर्ट, जिसे पतलून कहा जाता था पहले टाइम पे, पैंट शर्ट, जीन्स तो खैर नहीं कह सकते, जीन्स तो अभी आई है, बट पैंट शर्ट इंट्रोड्यूस किया। वरना सारे ब्रिटिशर्स रूल से पहले हमेशा सब लोग वो ही पहना करते थे, धोती वगैरह। और ये बताओ वुमेन्स की क्या ड्रेस थी इंडिया की? राइट, साड़ी। और साड़ी को चेंज करके जो ये सूट्स हुए, या मैं ये तो नहीं कहूंगी जो आजकल के मॉडर्न ड्रेसेस है वो तो मैं नहीं कह रही, लेकिन वैसे सूट्स थे। ठीक है, सूट्स को या और डिफरेंट ड्रेसेस को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने। और आज भी जितना भी वेस्टर्न कल्चर इंडिया आज भी अडॉप्ट करती है वो सारी इंडिया ब्रिटिशर्स को देखते हुए ही करती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे, अच्छा एक बात और बताओ, इससे पहले इंडिया की मदर टंग क्या है? हिंदी। लेकिन आप इंग्लिश पढ़ते हो, आपके सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है, आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश आती है। मैं मानती हूँ कईयों को फराटेदार आती है, कईयों को बहुत अच्छी आती है, कईयों को अच्छी आती है, कईयों को नॉर्मल आती है, बट इतनी तो सबको आती है कि सब समझ लेते हैं, है ना। लिखी हुई चीज समझ लेते हैं, चाहे वो डफर फेलियर बच्चा भी हो ना, उसे भी एटलीस्ट पढ़ना तो आता है। एटलीस्ट उसे ये तो आता है कि पहले वो रीड तो कर सकता है क्या लिखा हुआ होता है। ये भी हमें जो कह सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज से अवगत भी हमें ब्रिटिशर्स ने ही करवाया था। उन्होंने ही इंग्लिश का प्रचलन को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था हम तक। ये तो इसके जर्नल रिफॉर्म्स थे। अब हम थोड़े स्पेसिफिक और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोग्राफिक ये रिफॉर्म्स देख लेते हैं।
चलो नोट्स का हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है मतलब आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो फर्स्ट देखते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ इंडिपेंडेंट मोनार्कियल स्टेट टू अ यूनाइटेड डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनार्की। व्हाट इज मोनार्की? राइट, लेकिन अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो ही बनेगा जो ट्रूली डिजर्विंग होगा। सुपर 30 पिक्चर का था ना डायलॉग। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, मोनार्की सिस्टम आज के जमाने में नहीं होती है तो बहुत कम, किसी इंग्लैंड वगैरह में, इंग्लैंड में आज भी क्वीन विक्टोरिया पता नहीं 10th 9th है। तो कहने की गिव मी अ सेकेंड। तो कहने की बात यह है कि मोनार्की सिस्टम एक ऐसा फॉर्म ऑफ सिस्टम था जिसमें राजा रानी का रूल होता था, हेरिडिटेरियल रूल होता था, किंग क्वीन होते थे और किंग क्वीन पूरी कंट्री को चलाते थे। ठीक है, समझ गए? अब ब्रिटिशर्स, अच्छा चलो ब्रिटिशर्स से पहले की बात मैं आपको बताती हूँ। इंडिया में जब तक डेमोक्रेसी नहीं थी, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, या आप महाभारत रामायण के टाइम पे चले जाओ। आपने महाभारत देख रखी है? मैंने भी देख रखी है, मतलब इसी बार देखी थी जो पिछले लॉकडाउन में था, तो देख रखी है। तो आपको ये पता है हस्तिनापुर का अलग। हाँ, लास्ट ईयर वही स्टार प्लस वाली देखी होगी, मतलब नई वाली। हाँ, पुरानी तो मुझे बहुत गंदी लगती है, मैं पुरानी नहीं देखती कोई भी रामायण और महाभारत। वो तो एक तो उनका क्वालिटी इतनी गंदी होती है जिसकी कोई हद नहीं। और दूसरे नई में कितने प्यारे प्यारे विजुअल्स, कितने प्यारे प्यारे ग्राफिक्स आते हैं। लेकिन ना ये बहुत गंदी है वाली। जब वो नई वाली महाभारत जब पहले आई थी ना, जैसे ये तो अभी आई है पिछले लॉकडाउन में नहीं, जो उससे पहले ओरिजिनल आई थी तब मैं 11th में थी जब वो आई थी। तो मैंने इतनी नहीं देखी थी, तुमसे 1 साल छोटी थी, 2015 की बात है ये। तुमसे 1 साल छोटी थी, तो तब मैंने थोड़ी सी देखी थी, लेकिन मैं भूल गई, सारी नहीं देखी थी क्योंकि वर्कलोड ज्यादा होता था। पिछले लॉकडाउन में ही देखी थी मैंने पूरी। आपने भी वो तभी देखी होगी। हाँ जी। तो मैंने ये महाभारत का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ना आपने देखा होगा महाभारत में हस्तिनापुर अलग था, गांधार अलग था, और नाम क्या क्या थे मैं तो नाम भी भूल गई अब। द्वारका अलग था। हाँ, इंद्रप्रस्थ अलग था। ये सारी छोटी 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 अलग अलग जगहें थी, और अलग अलग सबके राजा थे। अलग अलग, इंडिया में नाम ही इंडिया नहीं था। ब्रिटिशर्स रूल से पहले कोई ये नहीं जानता था कि ये एक जगह इंडिया है। देयर वॉज नो इंडिया मार्क इन द मैप। मैप पे, ग्लोब में इंडिया नाम की कोई जगह ही नहीं थी। छोटी 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 सारी कंट्रियां थी, मतलब कंट्री तो नहीं कह सकते, छोटे 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 सारे प्लेसेस थे। सब राजा थे और सब आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। उनको ये नहीं होता था कि हम बाहर वाली खैर कंट्री नहीं थी कोई कि हम बाहर वालों के साथ लड़े। एक राजा ने दूसरे पे आक्रमण कर दिया, दूसरे ने पहले पे कर दिया, पहले पे तीसरे पे कर दिया। सब आपस में लड़ाई करते रहते थे, इनको बाहर वालों से कोई मतलब ही नहीं था। तो क्या बात हुई आपको पता है, मुझे भी ये बात नहीं पता थी कि ये जो गांधार है ना, जहाँ इसकी गांधारी थी, मतलब कौरवों की मदर गांधारी, वो गांधार कहाँ है? कहाँ? मुझे भी नहीं पता था। तो ना मतलब मेरे फादर ने बताया था जो कांधार है वो पाकिस्तान से भी आगे जगह है अभी भी, और तब भी और अब भी। गांधार पाकिस्तान से भी आगे एक जगह, मुझे तो लगता था ये सारे इंडिया के अंदर की पार्ट है ना। जो गांधार है वो पाकिस्तान से भी आगे एक जगह है। जो गांधारी जी थे वो वहां के रहने वाले थे। तो वहां से अब वो पता नहीं हस्तिनापुर कैसे आए, इन सबसे हमें कोई मत पता नहीं चला कैसे आए कहाँ आए, बट आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि तब सारे छोटे छोटे अलग राज्य थे, अलग जगहें थी, सबके अपने राजा थे, और सब एक दूसरे के साथ ही लड़ने पे अपना टाइम वेस्ट कर देते थे। उनको ये नहीं लगता था कि हम साथ में मिलके किसी और से लड़े या किसी और को अपने वश में करे, वो आपस में ही लड़ा करते थे। तो वो मोनार्कियल सेटअप था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद, अब देखो ब्रिटिशर्स ने किसी एक आध राज्य पे नहीं, सब पे ही इकट्ठा हमला किया, कैप्चर किया, उन्हें अपना स्लेव बनाया, है ना। तो उस ब्रिटिशर्स की वजह से ही इंडिपेंडेंट जो मोनार्कियल स्टेट्स थे उन्हें यूनाइट किया गया, और यूनाइट करके वो एक डेमोक्रेसी में आए। क्या मैं ये पूछूं आपसे कि डेमोक्रेसी क्या होती है? चलो बता दो फिर भी 1 मार्क्स का। व्हाट वाज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी?
हाँ जी, ये तो आपने उसका फीचर बता दिया, 9th क्लास में उसका फीचर है। बेसिकली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द गवर्नमेंट इज रन टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों से और लोगों के वजह से। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। खैर छोड़ो, ये सिविक्स किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बट ब्रिटिशर्स की वजह से ही देखो, आपस में लड़ना बहुत आसान होता है। अगर सबके ऊपर ही एक हमला हो जाए ना, तो सब लोग सोचते चलो हम अपने आपस की दुश्मनियां तो बाद में निभा लेंगे, हम अपने आपस की दुश्मनियां तो बाद में निभा लेंगे, हम पहले मिल जाते, यूनाइट होके किसी एक से लड़ लेते हैं। तो ये एक चीज हुई थी ब्रिटिशर्स रूल में, कॉलोनियल रूल में, कि छोटे छोटे मोनार्कियल सेटअप थे। उन्होंने सोचा चल हम आपस की अपनी रंजिशें, आपस की अपनी लड़ाई को छोड़ते हैं, और आपस की लड़ाई को छोड़ के हम लोग मिल जाते हैं साथ में, और हमारा पहला एम और पहला मोटिव होना चाहिए कि हम ब्रिटिशर से लड़ाई कर ले, हम ब्रिटिशर से लड़के ब्रिटिशर से जीत जाए। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब, पॉइंट तो नहीं, फर्स्ट लाइंस का मतलब है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंट मोनार्कियल स्टेट टू वन यूनाइटेड डेमोक्रेसी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं, दे कैप्चर्ड एवरी स्टेट एंड कंट्रोल दैम। अब बात ये होती है, अगर किसी एक आध स्टेट को उन्होंने कंट्रोल किया होता है, कैप्चर किया होता, तो शायद डेमोक्रेसी आती ही ना, तो शायद दूसरे लोग लड़ते रहते। बट उन्होंने इकट्ठे सब स्टेट पे हमला किया और सब स्टेट को कैप्चर किया, कंट्रोल किया, अपने अंदर रखा। दे इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी, उन्होंने इन डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्लेटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देम अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब आपको पता होगा आपको क्या लर्न करना है, क्या लर्न करना है इसमें। हाँ, और एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो उन्होंने लेजिस्लेटर का जो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होते हैं ना, तो उन्होंने ही, ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेटिव को इंट्रोड्यूस किया अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। लर्न कर लो, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर को इंट्रोड्यूस किया अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। गॉट माई पॉइंट, समझ गए। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं अपना। सेकेंड पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। इट हेल्प इन जनरेटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इनसाइड पीपल्स हेड, इनसाइड इट सेवरल सोशल रिफॉर्म्स वर डन। अब आप मुझे ये बता दो, नेशनलिज्म क्या होता है, व्हाट इज नेशनलिज्म। देशभक्ति, पैट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति, हम सब एक है, ये फीलिंग। या आपने आई थिंक 10th में पढ़ा होगा, नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट, हिस्ट्री में पढ़ा था ना। हाँ जी, तो उसमें आपने बहुत सारी वो बनाई होगी, वो सिंबल्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसमें आपने एक भारत माता होगी, एक चेन्स होगी, किंगडम होगी, ये सारी भी आपकी थी। तो बेसिकली इन्होंने ही जनरेट करवाई थी देशभक्ति की फीलिंग, देशभक्ति की धारणा, इन्होंने ही बनाई थी। देखो, वही वाली बात है, अपने आप तो पर्सन कितना भी लड़ सकता है। अगर कोई बाहर वाले आके कहते ना कि हम अपने आप तो कितना भी लड़ लेंगे, लेकिन किसी बाहर वाले को अपने खिलाफ कुछ नहीं बोलने देंगे, तो अपने आप तो ये लोग कितना भी लड़ते रहते थे। लेकिन जो बाहर वाले आए, जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपनी कंट्री पे हुकूमत चलाई, उनको, उन्होंने इंडिया को स्लेव बनाया, तो उसके बाद इन सब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हुई। और नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की फीलिंग में क्या होता है, इस फीलिंग में, सो सॉरी फॉर दैट, एक हमारे यहाँ ये बहुत आते हैं वेंडर्स, बहुत बहुत ज्यादा। ये नेशनलिज्म की फीलिंग में ये होता है कि अपने आप को एक मानना, अपनी स्टेट्स को एक मानना, और ये मानना कि हमारी जो कंट्री है वो एक है, हम सब भारतवासी हैं, हम सबको मिलके काम करना है, वी शुड यूनाइट टुगेदर, वी शुड लिव इन यूनिटी। एकता में शक्ति होती है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, वी आर, वेदर वी बिलोंग टू एनी रिलीजन, एनी कास्ट, we have to compile together in order to fight from the evils and in order to fight from the ब्रिटिशर्स। हम सबको एक होके काम करना है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर उस टाइम पे एक ना होते, अगर उस टाइम पे नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट फीलिंग बच्चों, लोगों के दिल में ना आती, तो शायद इंडिया आज भी इंडिपेंडेंट ना होती। क्योंकि बात ये है ना, अगर दुश्मन घर में ही हो ना,
तो पर्सन जीत नहीं सकता। जैसे घर का भेदी कहते हैं ना, बताओ रामायण में कौन था घर का भेदी, बताओ। नाम क्या था उनके ब्रदर का? विभीषण। विभीषण थे घर के भेदी। कोई बात नहीं, तो बात यही है ना कि अगर कोई घर का भेदी हो, मतलब अगर ना उस टाइम पे सब लोग एक ना होते, अगर कोई एक आधा पर्सन ब्रिटिशर्स की साथ रहता, सब लोग नेशनलिस्ट फीलिंग में ना आते, तो शायद इंडिया आज भी इंडिपेंडेंट ना हो पाती। समझ गए? अब बच्चे इसके बाद क्या है, इसके बाद ये था इनसाइडेड सेवरल सोशल रिफॉर्म्स वर डन। इन्हीं के तहत बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी प्रैक्टिस हुए थे, सोशल रिफॉर्म्स भी हुए थे। अब सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए थे इन्हें देखते हैं। सोशल रिफॉर्म्स क्या हुए थे, पहले बताओ, मैं आपको बताती हूँ उस टाइम सोशल इविल्स क्या थी। व्हाट वर सोशल इविल्स एट दैट टाइम? इविल्स मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इविल्स? बुराइयां। उस टाइम पे बुराइयां क्या थी, सोसाइटी में बुराइयां क्या थी? फर्स्ट थी मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स। मोनोपोली क्या होता है? व्हाट इज मोनोपोली? एकाधिकार ऑफ ब्राह्मण्स। आपको ये तो पता होगा, फोर काइंड्स में, फोर लेवल्स में हमारी सोसाइटी बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट में ब्राह्मण, सेकंड स्टेट में क्षत्रियास, थर्ड स्टेट में वैश्यास, एंड फोर्थ में दलित और, हाँ वैश्यस, और फोर्थ में दलित और हरिजन्स, जो SC ST और शेड्यूल कास्ट वगैरह होते थे। तो उस टाइम पे ब्राह्मण्स यूज टू एक्वायर द सुप्रीम अथॉरिटी। उस टाइम पे ब्राह्मण्स के पास सुप्रीम मोनोपोली राइट थे, सुप्रीम अथॉरिटी थी। सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम मोनोपोली राइट का क्या मतलब हुआ? उनके पास ये सारी पावर थी कि वो जो भी काम करे अपनी मर्जी से करे। दे वर ऑल, कह सकते हैं, अलाउ, दे वर ऑल एनकरेज टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। सारे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग रन करना, सब काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ब्राह्मण्स के पास ही थी, और कोई ये काम नहीं कर सकता था। जो थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल के थे, फोर्थ को तो खैर भूल ही जाओ, उनको तो कोई इंक्लूड ही नहीं करता था। और जो सेकंड और थर्ड लेवल के भी होते थे ना, उनको भी इतनी पावर नहीं होती थी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम कर सके जैसे कि ब्राह्मण्स के पास थी। इवन आज भी मेरी मदर तो आज भी यही कहती है कि ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज दे आर रिस्पेक्टेड एंड रिगार्डेड। आज भी, आज तो ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन आज भी कहते हैं। तो उस टाइम पे तो ब्राह्मण्स के और भी ज्यादा मोनोपोली राइट्स थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स ने उन मोनोपोली राइट्स को हटाया, और ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि इसके अलावा भी या इनके अलावा भी हम अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अगर एक ही स्टेट ऑफ पीपल को या एक ही कास्ट को इतना बढ़ावा दोगे, तो ऐसा नहीं होता कि वो ही ज्यादा बेटर है, या वो ही ज्यादा, कह सकते हैं कि वो ही ज्यादा पावर, ये सुप्रीम प्रिविलेजेस लेके सोसाइटी में ऑल आर इक्वल, और किसी एक को इतनी इम्पोर्टेंस या इतनी पावर नहीं देनी चाहिए। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स थी वो हटी थी। समझ गए? नेक्स्ट बाबू, सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। पहले तो मुझे बता दो व्हाट इज सती, व्हाट वॉज सती। इस तो नहीं, वो तो पहले ही होता था ना, व्हाट वॉज सती? वेरी गुड, लेकिन वेरी गुड फॉर यू, बट वेरी बैड, वेरी बैड। ये सोसाइटी की इविल थी। इसमें ये होता था, इफ अ लेडी बिकेम विडो, अगर कोई विडो हो जाती थी, तो जो फर्नाल सेरेमनी में फर्नाल होती थी, उनके डेड बॉडी को जब जलाया जाता था, तो जो लेडी होती थी उन्हें साथ के साथ जला देते थे। कितनी गलत रिवाज थी, कितनी गलत रिवाज थी ये। इसको पहले ये बताओ, इसे रिफॉर्म, इसे रिमूव किसने किया था? आपको वो सोशल रिफॉर्मर का नाम पता है? नहीं बच्चा, जो रिमूव किया था वो था राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने, नहीं सॉरी, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने रिमूव किया था सती सिस्टम। उन्होंने अपने, वो बंगाल में रहते थे ना, काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली में रहते थे, बट उन्होंने रिमूव किया था सती सिस्टम को। ठीक है?
तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद वही सोच बदली, मॉडर्नाइजेशन आई, वेस्टर्न कल्चर को देखा, थोड़ा बहुत तो बेनिफिट होता है वेस्टर्न कल्चर का। इंडिया में आज भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, बट आउट ऑफ इंडिया आप चले जाओ ना तो इतनी मेल डोमिनेटिंग कंट्री कोई भी नहीं है। सब रिलीज, सब जेंडर्स को, इतनी जेंडर स्टीरियोटाइप्स नहीं है, सब जेंडर्स को इक्वल राइट्स दिया जाता था। तो सती सिस्टम भी अबॉलिश यानी खत्म ब्रिटिशर्स के बाद ही हुआ था। क्यों? क्योंकि न्यू वेस्टर्नाइजेशन आई थी, न्यू रिफॉर्म्स आए थे, और न्यू वेस्टर्नाइजेशन आई थी, न्यू रिफॉर्म्स आए थे, और न्यू, कह सकते हैं कि न्यू 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 एडवांसमेंट आई थी, लोगों की सोच बदली और सती सिस्टम को भी रिमूव कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है विडो रीमैरिज। अब इसका मतलब बताओ क्या हुआ विडो रीमैरिज का, मतलब किस सेंस में लिखा हुआ है। नहीं होती थी और उसके बाद होने लगी थी, मतलब इसमें ये इसका मतलब नहीं है कि वो हो नहीं सकती थी। विडो की रीमैरिज नहीं होने की प्रथा थी, और ये कहा जाता था कि विडो की रीमैरिज नहीं होगी। पहले बहुत रीजन थे जल्दी एज में, अर्ली एज में विडो होने का। एक तो चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, चाइल्ड सारे छोटे छोटे बच्चे होते थे, और जो चाइल्ड होते थे ना वो मीन्स आप लोग समझ गए होंगे, वो इतनी चीजों को लेने के या इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इतनी ड्यूटीज के कैपेबल नहीं होते थे। तो इससे क्या होता था, वो कैपेबल नहीं होते तो अर्ली एज में उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि हर चीज ना एक समय पे ही सही होती है। ठीक है। तो विडो रीमैरिज एक्ट का मतलब हुआ कि इसके बाद जो पहले ये कह सकते प्रथा थी कि जो विडो हो जाता था उसकी शादी नहीं हो सकती थी, बट ऐसा रिमूव हुआ। विडो के बाद भी शादी होने लगी थी, और ये भी हमारे ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म्स की वजह से ही था। ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को रोकना, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ होना, एक पर्टिकुलर एज बनानी मैरिज की, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करना, ये भी ब्रिटिशर्स का रिफॉर्म था। नेक्स्ट, वुमेन एजुकेशन को पावर देना, वुमेन और गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, गर्ल्स एजुकेशन को प्रोत्साहित करना, ये भी हमारे ब्रिटिशर्स का ही पॉजिटिव इम्पैक्ट था। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है सम न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इंक्लूडिंग, हो ये मैं लिखना ही भूल गई, इसे क्या, ये आप लिख लेना, इसमें इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐड कर लेना। सेवरल न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने इन्वॉल्व की, इम्प्रूव की, अनाउंस की एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से रिलेटेड। अब मुझे बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज इट? बताओ। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर होता है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारी किसी भी कंपनीज में, मतलब कह सकते हैं हमारे कंपनीज में, गवर्नमेंट के सेक्टर्स में, कंपनीज में न्यू न्यू प्लान्स पॉलिसीज बनाने की थिंकिंग को जनरेट करना, अलग अलग प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाना, ये सब चीजें भी हमारे इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने की थी, जो इंट्रोड्यूस न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की बजाय आप कंपनीज भी लिख सकते हो, रिगार्डिंग कंपनीज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, मैनी एजुकेशनल रिफॉर्म्स वाज डन बाय ब्रिटिशर्स एज ही मेड इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज व्हिच यील्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैंने आपको अभी भी बताया था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, जो इंग्लिश आज हमारी देन है ना, वो इंग्लिश हमारे ब्रिटिशर्स ने ही दी थी, और ब्रिटिशर्स ने इन्वॉल्व करी थी, इंट्रोड्यूस की थी इंग्लिश इन अवर कंट्री, वरना इंडिया को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। इंडिया की मदर टंग हिंदी थी, और अगर ब्रिटिशर्स ना आते तो इंग्लिश इंट्रोड्यूस इंडिया में नहीं होती। लाख इनके नेगेटिव इम्पैक्ट से, बट ये इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट था। इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स टू अस, ब्रिटिशर्स की वजह से ही इंग्लिश हमारी इंडिया में प्रचलित हुई थी और हमारे इंडिया में डेवलप हुई थी। और उसके बाद, और तो रह गई दूर की बात, चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा इंसिडेंट और बताती हूँ। जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके पास ये प्रॉब्लम थी कि इंडिया में कौन सी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए, कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ रखी जाए। तो इंडिया, क्या दिक्कत थी उनके पास, व्हाट वुड बी द नेशनल लैंग्वेज, व्हाट वुड बी द फेडरल लैंग्वेज एंड व्हाट वुड बी द रीजनल लैंग्वेज। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कमिटीज बनाते वक्त ये सोचा
ये तय किया कि इंडिया की मदर टंग तो हो जाएगी हिंदी, और जो रीजनल लैंग्वेज है जैसे तमिल, पंजाबी, मराठी, बंगाली, उर्दू, नहीं उर्दू तो नहीं है, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, ये सारी, कन्नड़ वगैरह, ये सारी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज हो गई। और जो इंडिया की फेडरल लैंग्वेज रखी वो इंग्लिश रखी गई। फेडरल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज। फेडरल मतलब ऑफिशियल, ट्रेडिंग की लैंग्वेज, मतलब ट्रेड करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, या आउट ऑफ कंट्री में कोई बिजनेस करने के लिए, फेडरल सिस्टम को एनहांस करने के लिए इंग्लिश रखी गई। अगर ब्रिटिशर्स ना आते और ब्रिटिशर्स की वजह से इंग्लिश इंडिया में ना आती तो हमारी कंट्री कहीं से ट्रेड ही नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम, सबसे बड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो अधिकतर आउट ऑफ कंट्री भी सबको आती है। अगर आपको इंग्लिश आते देन यू कैन बी एबल टू कन्वर्स विद ऑल द नियर बाय कंट्रीज, नियरली ऑल द कंट्रीज टुगेदर। आप वो सब कंट्रीज से भी बात कर सकते हो। अगर इंग्लिश इंट्रोड्यूस ना होती तो फिर कुछ भी और आगे हो ही ना पाता। ठीक है। नेक्स्ट दे इंट्रोड्यूस रेलवे एंड दे ऑल्सो लिंक्ड विलेज रोड विद नेशनल हाईवेज। ये मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है, बताऊं फिर भी। उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने विलेज रोड को नेशनल हाईवेज के साथ ज्वाइन किया था। ठीक है। ये आपको पता है, इसके बारे में डिटेल में बताओ। मैंने अपने प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इसे डिटेल में बता रखा है। जी बाबू, तो मैं ये इसमें नहीं बताती। सेवंथ, दे शिफ्ट इंडियाज पॉपुलेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। ये भी हमने लास्ट में पढ़ा था एक दो दिन पहले कि इन्होंने जो 75%, कितना परसेंट था? 75 था ना? हाँ 75 ही था। इतना परसेंट एग्रीकल्चर में था ना, है ना? हाँ जी। तो जो इंडिया की 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड थी, इन्होंने ही थोड़ा रिफॉर्म करके, मैंने पहले ही कहा था, कल भी मैंने बताया था, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर यानी सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर में रिफॉर्म्स किए थे, जिससे 25% ही सही, एक 10%, एक 15%, 25% ही सही रिफॉर्म हुआ था, और 25% पीपल शिफ्ट हुए थे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से और सेक्टर में। भले ही बेनिफिट उसका इंडिया को नहीं हुआ, लेकिन तभी तक तो नहीं हुआ जब तक ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद तो इंडिया को ही बेनिफिट था उन सेक्टर्स का भी, है ना? तो इन्होंने ही एक उम्मीद जगाई कि इंडिया में एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ लोग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा भी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लोग जा सकते हैं। उनका बेनिफिट इंडिया को तब तक नहीं था जब तक ब्रिटिशर्स थे, बट ब्रिटिशर्स के जाने के बाद उनका बेनिफिट इंडिया को ही था। आप बताओ, ये आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ? पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स क्लियर हुआ? ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। आज आप लोगों के शायद माइक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं है। Hence, it can be concluded that along with too many negative impacts, there were quite positive benefits also of Britishers. Conclusion ये निकाला जा सकता है कि इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट के बावजूद थोड़े बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे ब्रिटिशर्स के, जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है एज इट इज, जैसे मैंने बताया सेम ऐसे ही आपको नोट्स लिखने हैं इनके कॉपी में। एंड दिस वाज द लास्ट ऑफ द चैप्टर। आज आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपकमिंग कपल ऑफ डेज में, मतलब नेक्स्ट 2 डेज में, आपको इसके क्वेश्चन आंसर से एक्सरसाइज करवाओगे एंड सैटरडे विल बी द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। मंडे से न्यू चैप्टर करेंगे। अब अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो हमने क्वेश्चंस हम रोज करते हैं असाइनमेंट्स के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वॉज ब्रिटिशर्स हेल्पफुल फॉर अस? क्या ब्रिटिशर्स हमारे लिए हेल्पफुल थे? In many ways, वो आप लिख देना, they were helpful for us in many ways as they introduced many reforms to us, and these reforms were are still in touch of India today also. ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? क्या था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861?
legislative, under which Britishers brought up democracy in India under the Legislative Act. Good. Next, how he eliminated social evils. कौन कौन से सोशल इविल्स या कैसे इन्होंने रिफॉर्म रिमूव करी, कौन कौन सी सोशल इविल्स थी? वेरी गुड. चाइल्ड मैरिज, सती, विडोरी मैरिज और एडुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स, ये सब इन्होंने रिमूव किया था. ठीक है. गिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय ब्रिटिशर्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से थे जिससे इकोनॉमी को फायदा हुआ था? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, लिंकिंग ऑफ विलेज रोड्स टू द नेशनल रोड्स, और ये नेशनल हाईवेज, और ये भी उनका ही बेनिफिट था जो वो वाला एग्रीकल्चर सेक्टर से कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इम्प्रूवमेंट, ये भी उनका ही बेनिफिट था. ठीक है. व्हाट एजुकेशनल रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स. एजुकेशनल रिफॉर्म्स कौन से थे ब्रिटिशर्स के? दे ब्रॉट अप इंग्लिश, Western culture, English in India, and education of girls, child, and women were also empowered, was also encouraged by Britishers only. ठीक है. So that was our today's lecture.